नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में न्यूज मेकर कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि ये कुर्सी है। और ये कुर्सी आम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी है। कौन बनेगा महाराष्ट्र और झारखंड का अगला मुख्यमंत्री, इसका पता बस कुछ घंटों के बाद चल जाएगा। महाराष्ट्र में तो इस कुर्सी को अपना बनाने के लिए दावेदारी भी शुरू हो चुकी है। तो आज पॉलिटिकल पावर सेंटर में इसी का विश्लेषण करेंगे कि आखिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इसके साथ ही शाम 6:30 बजे आपको हम दिखाएंगे महाराष्ट्र में चेहरों का चक्रव्यूह कैसे रचा जा रहा है और 6:35 पर राज तिलक की रेवड़ी कैसे बांटी जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। तमाम खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात महाराष्ट्र चुनाव की कर लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में उस खबर की बात करेंगे जिसने हलचल पैदा कर दी है। आप सोचिए, 5 साल पहले जब महाराष्ट्र में नतीजे आए थे, तब और अब में महाराष्ट्र की सियासत 360 डिग्री बदल चुकी है। तब जो साथ हुआ करते थे, आज वो खिलाफ हैं। महाराष्ट्र में असली नकली का टेस्ट है। टेस्ट में कौन बेस्ट निकलता है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ही खोखा शब्द एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। महाविकास अघाड़ी में हलचल तेज है। तमाम सर्वे में महायुति के सामने पिछड़ती दिख रही अघाड़ी को उम्मीद है कि उसकी गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ेगी। बैठकों का दौर जारी है। विपक्षी दलों को डर है कि कहीं उनके विधायकों के साथ खेल न हो जाए, और इसी डर से महाराष्ट्र में होटल पॉलिटिक्स की चर्चा फिर शुरू हो गई है। खोखा शब्द फिर से सुनाई देने लगा है। सबसे पहले संजय राउत के इस बयान को सुनिए। उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, ये लोगों का, खोखे वालों का, तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। पार्टी में टूट से सत्ता गंवाने वाले उद्धव की सेना इस बार पहले से ही चाक चौबंद व्यवस्था रखना चाहती है। ऐसा ही प्लान कांग्रेस का भी है। रमेश चेन्नीथला की अध्यक्षता में मुंबई कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में जीते हुए विधायकों को तुरंत मुंबई में बुलाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों के नेताओं से नवनिर्वाचित विधायकों को दूरी रखने के लिए खास प्लान भी बनाया है। यही नहीं, कांग्रेस ने तो आज रात से ही अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। रात भर हम लोग वहाँ पर, हमारी सब पूरी टीम रहेंगी। कोई भी पुलिस की गाड़ी भी आती है उसको भी चेक की जाएंगी। कोई भी ट्रक आते हैं वहाँ पर तो वो भी उस चेक किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ें होने की हमको अंदाज है। कांग्रेस और उद्धव होटल बुकिंग की प्लानिंग में जुटे हैं, तो शरद पवार का भी कुछ ऐसा ही प्लान है। शरद पवार ने अपने उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस बैठक में 57 विधायक जीतकर आने की आशंका जताई है। शरद पवार ने अपने उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वो जीतने के बाद सीधा सर्टिफिकेट लेकर मुंबई में आ जाए। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने जीते हुए उम्मीदवारों की रुकने की भी व्यवस्था की है, यानी सब इंतजाम करके रखा है। बस इंतजार है नतीजों का। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। कल सुबह पता चल जाएगा कि कौन है बहुमत के पार और किसको करना है इंतजार। लेकिन अभी दावों का शोर मचा हुआ है। हर किसी का एक ही दावा है और वो है इस बार हमारी सरकार। हम 160-165 सीटें जीतने जा रहे हैं। एनडीए महाराष्ट्र में बहुमत में आएंगे 170 के ऊपर। निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें सरकार बनाने का वहाँ की जनता मौका देगी। 165-170 सीटों लेके हम सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र में आज की रात भारी है। कल सुबह ईवीएम का पिटारा खुलेगा। किसी का सितारा चमकेगा तो किसी का सितारा गर्दिश में चला जाएगा। लेकिन अभी तो है शोर और सब लगा रहे हैं जोर। नेताओं की बयानबाजी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए नतीजों से एक दिन पहले आया सबसे ताजा सर्वे। सीएसडीएस के जारी सर्वे में महायुति को 43% और महाविकास अघाड़ी को 39% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वोट शेयर की लड़ाई में यहाँ भी महायुति ही आगे है, जबकि तमाम सर्वों में भी बाजी महायुति ही मारती नजर आ रही है। लेकिन उम्मीद में महाविकास अघाड़ी भी है और उसे भरोसा है कि सर्वे फेल होंगे। सारे एग्जिट पोल्स जब से काफ़ी सालों से जो आ रहे हैं, हर जनरल इलेक्शन में फेल हुए हैं। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि हमें सरकार बनाने का वहाँ की जनता मौका देगी। हमें आज से पता है कि हमारी सरकार आने वाली है, और ये नतीजा महाराष्ट्र की जनता पहले ही दे चुकी है, और 165-170 सीटों लेके हम सरकार बनाएंगे।
इस बीच जोड़ तोड़ की सियासत भी महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी के मौजूदा सांसद नारायण राणे ने एबीपी न्यूज से जो कहा उसको सुनकर आप महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को आसानी से समझ सकेंगे। उद्धव ठाकरे शिवसेना क्या करेगी मालूम नहीं, मगर माननीय शरद पवार जी कोई किसी ट्रैक पे जा सकते हैं, महायुति के साथ आ सकते हैं क्या? क्यों नहीं? शरद पवार कहाँ भी जा सकते हैं, एडजस्ट भी हो सकते हैं। नारायण राणे शरद पवार का नाम लेकर एक नया शिगूफा छोड़ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी के खेमे में हलचल पैदा कर रहे हैं। हालांकि महायुति को भरोसा है कि इस बार सरकार तो उनकी ही बनेगी। कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये एक एग्जामिनेशन है और जनता का प्यार जो मुझे मिला है ऑन ग्राउंड, सरकार बनेगी महायुति का। महाराष्ट्र में जारी सत्ता की इस लड़ाई का अंत कल हो जाएगा, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे। तो महाराष्ट्र में भले ही सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही हों, लेकिन छोटे दल भी पीछे नहीं है। सभी छोटे दलों ने भी अपनी अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं और अब तो इसके ऐलान भी कर दिए गए। महाराष्ट्र में इस वक्त वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर की इस पोस्ट की बड़ी चर्चा है। इस पोस्ट में प्रकाश आंबेडकर ने लिखा, अगर कल वीबीए को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को समर्थन देने के लिए संख्या मिल जाती है तो हम उसी के साथ रहना पसंद करेंगे जो सरकार बना सके। हम सत्ता में रहना चुनेंगे। बाबा साहेब आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर का ये पोस्ट महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि कभी एमवीए के साथ थे। प्रकाश आंबेडकर के निशाने पर हमेशा बीजेपी और एनडीए होते थे, लेकिन अगर कल महायुति की सत्ता वापसी होती है तो उनको भगवा खेमे में जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हालांकि अघाड़ी खेमे ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। जो उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, कल गिनती होने के बाद, सर्टिफिकेट मिलने के बाद सभी विधायकों के साथ बैठक है। जो उचित कदम उठाने की जरूरत है वो सारी जरूरत हम लोग उसके ऊपर कदम उठाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसे पूरा भरोसा है कि सरकार उनकी ही बनेगी। इसलिए वो प्रकाश आंबेडकर की बातों को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। सरकार तब बनती है जब नंबर्स हैं, और वो नंबर्स बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के पास है ही। अगर महायुति या महाविकास अघाड़ी में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और प्रकाश आंबेडकर के साथ निर्दलीय और छोटी पार्टियां अच्छा प्रदर्शन करती हैं, तब ये पार्टियां ही किंग मेकर की भूमिका में होंगी और इनकी सबसे ज्यादा पूछ होगी। और बीजेपी के नेता विनोद तावड़े ने कैश कांड को लेकर कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भेजा है और साफ कह दिया है कि अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में मतदान खत्म हो गए, लेकिन विनोद तावड़े और कैश कांड को लेकर सियासी गर्मी अभी तक बनी हुई है, क्योंकि जिस कैश कांड को लेकर कांग्रेस विनोद तावड़े पर निशाना साध रही थी, अब विनोद तावड़े ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को कानूनी नोटिस भेज दिया है। 40 साल से काम करने वाले मेरे जैसे एक सामान्य घर से आए हुए कार्यकर्ता की बदनामी करने का प्रयास किया। मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफ़ी मांगे या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें बैग से पैसे निकाले जा रहे थे। इस वीडियो को लेकर बहुजन विकास अघाड़ी ने आरोप लगाया था कि विनोद तावड़े ने लोगों को पैसे बांटे, जिसे कांग्रेस ने हाथों हाथ लिया और तावड़े पर हमलों की झड़ी लगा दी। अब विनोद तावड़े ने पलटवार करते हुए इन सभी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि तावड़े के इस नोटिस का कांग्रेस क्या जवाब देती है। और विनोद तावड़े के इस नोटिस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। अब कांग्रेस ने भी इस पर जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का कानूनी विभाग इस पर विचार कर रहा है, क्योंकि विनोद तावड़े ने साफ कहा है कि कांग्रेस के नेता माफी मांगे, नहीं तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और इस पर अब कांग्रेस जवाब देने की भी तैयारी में है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस का कानूनी विभाग इस पर विचार कर रहा है। बात झारखंड चुनावों की कर लेते हैं। नतीजों से पहले ही जेएमएम ने एक लिस्ट जारी की है और साफ कहा है कि 24 में से 11 ऐसी जगह हैं जहां से खाता भी नहीं खुलेगा बीजेपी का।
झारखंड की हेमंत सोरेन की सत्ता रिपीट होगी या भगवा क्रांति होगी, इसको लेकर के इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों एक से बढ़कर एक जीत के दावे कर रहे हैं। हम लोगों ने जानकारी जो एकत्र की, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। 59 सीटें महागठबंधन जीतेगा। बाकायदा उन्होंने सूची जारी की है कि कौन सी वो 59 सीटें हैं। हमारे साथ खुद सुप्रियो भट्टाचार्य हैं। 59 जीत रहे हैं सर? नहीं जीत रहे, 2/3 मेजोरिटी के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि बीजेपी ने झारखंड में चुनाव एकदम आक्रामक अंदाज में लड़ा, घुसपैठ और प्रदेश की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर मौजूदा सरकार को जमकर घेरा। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके तमाम सहयोगी डिफेंस मोड में नजर आए। अब बड़ा सवाल ये है कि जनता को किसका अंदाज भाया, क्योंकि झारखंड में बहुमत का जादुई नंबर 42 है, लेकिन झारखंड का इतिहास गवाह रहा है, यहाँ गाड़ी इस नंबर से पहले ही अटक जाती है। और देखिए, हार जीत के दावे तो यूपी में भी हो रहे हैं, जहां पर 9 सीटों का दंगल है और इसे लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपनी बड़ी और ऐतिहासिक जीत के दावे कर रही है। उपचुनाव यूपी का है, लेकिन सियासी सरगर्मी पूरे देश की बढ़ी है, क्योंकि 9 सीटों पर हुए मतदान के बाद हार जीत के दावे शुरू हो चुके हैं। जब रिजल्ट आएगा तो जो सारे भ्रम जाल आपने बनाए थे लोकसभा के चुनाव में, उसका पटाक्षेप भी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतेगी। हम लोग तो 9 पर प्रयास कर रहे हैं, 9 जीतने के लिए हम लोग कोशिश किए हैं। विपक्ष भी जानता है कि उपचुनाव ज्यादातर विपक्ष हारता है और सत्ता पक्ष से ज्यादा सीटें जीतता है। लेकिन जो चुनाव में गड़बड़ी के आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है, उससे यूपी की सियासी तपिश लगातार बढ़ रही है। अब नतीजे कहाँ, बेईमानी न करते तो 1 सीट नहीं जीती बीजेपी। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, इनका भरोसा रहता है गुंडई के बल पर, बूथ कैप्चरिंग के बल पर चुनाव जीतना, और जब जब लगाम लगाने का भारत निर्वाचन आयोग प्रयास करता है तब तब ये बौखलाते हैं। यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग के दिन अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने एक तरफ बीजेपी को निशाने पर रखा था, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी नाम, इज्जत, पीएफ और पेंशन जाने की चेतावनी दी थी। गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग उनके नाम और पदनाम भी जाने, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सबकी नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी। दरअसल कल सिर्फ 9 सीटों के नतीजे नहीं आएंगे, बल्कि इन नतीजों से यूपी के भविष्य की तस्वीर भी साफ होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी का रथ यूपी में रोक दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से चूक गई और अब नजर 2027 के बैटल पर है। और यूपी से लेकर एमपी तक खाद का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान लाइनों में लगे हुए हैं और इसे लेकर अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो कई सवाल भी खड़े कर रही हैं। बच्चे, आदमी, औरत सब लाइन में खड़े हैं। जहां तक नजर जाती है लाइन और सिर्फ लाइन नजर आती है। सुबह से शाम होती है, फिर सुबह होती है, लेकिन ये लाइन खत्म नहीं होती। ये किसी राशन की कतार नहीं है जहां फ्री अनाज बंट रहा हो। ये देश के अन्नदाता हैं जो खाद के लिए लाइन में लगे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं से एक बोरी खाद मिल जाए, क्योंकि कोई 18 दिन से लाइन में लगा है तो कोई 20 दिन से, लेकिन खाद तो दूर, टोकन तक इन्हें नहीं मिला। 18 दिन में एक बोरी नहीं मिल रही। 18 दिन से अभी तक खाद नहीं, खेत पूरा सूख गया, दूसरे अभी पानी डाल दिया, फिर भी बताया गया है। हम तो 20 दिन से परेशान हैं। 20 दिन से परेशान है, हमें टोकन तक नहीं मिली। छोटे छोटे बच्चा है, मिलता ही नहीं है खाद। बता दें कि यूपी के झांसी में खाद की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। खाद को लेकर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सोचिए कितने बेबस है किसान, कितना कठोर है ये सिस्टम जिसने अब इन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। क्योंकि खाद के लिए लाइन में लगे किसानों की धक्का मुक्की हो रही है और परेशान होकर एक दूसरे से हाथापाई करने से भी वो नहीं चूक रहे हैं। और जहां खाद मिल रही है वहां खाद में रेत मिलाई जा रही है।
ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सामने आया, जहां शिकायत मिलने पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने शेफाली एग्रो के गोडाउन को सील कर दिया। नकली खाद की कालाबाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नकली खाद वाले पर उचित कार्रवाई हो। लेकिन सवाल ये है कि किसानों के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा। ये समय रबी की फसलों की बुवाई का है। अगर फसलों की बुवाई नहीं होगी तो ये किसान अपने परिवारों को कैसे पालेंगे। सरकार कहती है कि पर्याप्त खाद है, बावजूद इसके किसानों को खाद नहीं मिल रही है। और वक्फ बिल को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की पटना में 24 नवंबर को एक बैठक होने जा रही है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है और चंद्रबाबू नायडू से भी इस बिल का समर्थन न करने की अपील की गई है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जब नवंबर की शुरुआत में संविधान संरक्षण सम्मेलन कार्यक्रम में जमीयत उलेमाए हिंद की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब ऐसा ही नजारा 24 नवंबर को पटना में लगने वाला है। कार्यक्रम का नाम संविधान संरक्षण सम्मेलन ही है, लेकिन कोशिश तो वक्फ विधेयक के खिलाफ सियासी लामबंदी की है और इसीलिए मेहमान के तौर पर नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है। नीतीश कुमार जी शुरू से ऐसी सोच के रहे हैं कि ये दस्तूर जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबके लिए है और उसकी हिफाजत होनी चाहिए। जहाँ तक कि उस प्रोग्राम में जाने की बात है, मुझे लगता है कि ये नीतीश कुमार जी को डिसीजन लेना है, जाएंगे। अगर वो उस बैठक में जाते हैं तो बीजेपी की नाराजगी दिखेगी और नहीं जाते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि वो पूरी तरह से बीजेपी के रंग में, आरएसएस के रंग में। जमीयत का यह आमंत्रण उस वक्त मिला है जब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का वक्त रह गया है। नीतीश कई मंचों से बीजेपी के साथ अटूट रिश्ते की बात कई बार करते नजर आते हैं। अगर जमीयत के मंच पर नीतीश नजर आए तो दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आना तय है। यहाँ ध्यान दीजिए, लालू को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। ऐसे में नीतीश को बुलाकर इसे केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। नीतीश के अलावा चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डाले जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मसला वक्फ तरमीमी बिल का है। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, बिहार और चंद्रबाबू नायडू, मैं उनको दावत दूं और वो जमीयत उलमाए हिंद की दावत को कबूल करें। मुसलमानों के जज्बात इस मसले से कितना जुड़े हुए हैं। 24 तारीख को पटना में जमीयत का जलसा है और 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू होगा। उम्मीद जताई जा रही कि इस सत्र में वक्फ बिल पेश किया जा सकता है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में बड़ी संख्या में साधु संत और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भी जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का साफ कहना है कि उनका मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना। चले चलो, एक तरफ है वृद्ध हमारे, एक तरफ है बालक प्यारे, एक तरफ है वृद्ध हमारे, एक तरफ है बालक प्यारे। हम सब ने मिलकर ठाना है, हमें भगवान ध्वज लहे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में दूसरे दिन भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, लोग फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। यूपी में जिस बुलडोजर को लेकर बवाल हुआ, उसी बुलडोजर से धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया गया। यात्रा के दूसरे दिन धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में छाले भी पड़े। डॉक्टरों ने फौरन ही पैरों में पट्टी बांध दी। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बागेश्वर धाम के महंत ने कहा कि जाति के भेद को मिटाकर सभी हिंदुओं को एक करना है। यात्रा ये कल्चर और संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए, जो दलित पिछड़े ऊंच नीच के नाम पर हिंदू लड़ते थे, उनमें एकता आएगी। इसके लिए ये यात्रा है, ना कि ये यात्रा किसी को मिटाने के लिए। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन 29 नवंबर को ओरछा में होगा। इस दिन लाखों हिंदुओं को एकता का संकल्प दिलाने की तैयारी है। देखिए, महाराष्ट्र में सीएम पद के चेहरों को लेकर सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। खासकर महायुति के नेताओं के सीएम पद के चेहरों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, क्योंकि यहां सीएम पद पर कौन सा चेहरा दिखाई देगा, इस चक्रव्यूह को भेद पाना महायुति के लिए आसान नहीं होगा।
महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। और अब सबसे ज्यादा 3 वो चेहरे चर्चा में हैं, जिन पर महायुति की सरकार बनने की स्थिति में सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। इन चेहरों में बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित गुट के प्रमुख अजित पवार हैं। ऐसे में एक बार फिर सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न सामने खड़ा है, महायुति की सरकार बनी तो इन तीनों में से कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री? एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के ताजा अनुमान के मुताबिक महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर सामने आए हैं, जिन्हें 31% लोग दोबारा सीएम पद पर देखना चाहते हैं। इसके बाद 12% जनता देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में देखना चाहती है, जबकि अजित पवार को केवल 2% लोग ही सीएम के रूप में देखते हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, यानी एकनाथ शिंदे से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद पर काबिज होने की संभावनाएं हैं। अब आपको दिखाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए कौन सी वो 3 संभावनाएं हैं जब महायुति के जीतने के बाद उनका दबदबा बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा दिखाई देगा। संभावना नंबर 1, अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें लाती है तो सीएम पद के प्रबल दावेदार देवेंद्र फडणवीस होंगे। संभावना नंबर 2, बीजेपी अगर 100 से कम सीटें जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस के बिना सीएम तय तब भी नहीं होगा। संभावना नंबर 3, अगर दूसरी बार डिप्टी सीएम पद संभालने की जरूरत पड़ी तो ऐसा होना बेहद मुश्किल होगा। आपको बता दें कि फडणवीस को विश्वास में लिए बिना महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना मुश्किल है। दरअसल इन चुनाव में देवेंद्र फडणवीस को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का साथ इन चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिला था। जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया हूं, जहां जहां गया, विदर्भ गया, मुंबई गया, कोंकण गया, कोल्हापुर गया, उत्तर महाराष्ट्र जलगांव गया, जहां गया वहां एक ही बात है, महायुति की सरकार बनानी है, देवेंद्र भाई को विजयी बनाना। दूसरी ओर आरएसएस की भी पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस ही माने जा रहे हैं। वैसे चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस खुद को सीएम पद की रेस में नहीं मान रहे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा ये नंबर पर डिसाइड नहीं होगा। तो किस पर होगा? ये स्ट्राइक रेट पर भी डिसाइड नहीं होगा। किस पे होगा? ये तीनों मिलकर बैठेंगे। हाँ। और हमको उस समय की परिस्थिति में क्या करना है इसके ऊपर इसका डिसीजन लेंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम में अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीतती है तो महायुति की सरकार बनने की संभावना बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री के फ्रंट रनर के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे होगा। लेकिन ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी की सीटें कम आए और फिर भी महायुति की सरकार बन रही है तो भी बिना देवेंद्र फडणवीस के सामंजस्य और सहमति के बिना नई सरकार का गठन नहीं होगा। एक सवाल ये भी है कि क्या इस बार महायुति की ऐसी सरकार बने जिसमें देवेंद्र फडणवीस को दोबारा डिप्टी सीएम पद देने की नौबत आए तो क्या होगा? इसके लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर देखना जरूरी होगा। जब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने के दौरान देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बनने को बिल्कुल तैयार नहीं दिख रहे थे। इस बार सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर वो किसी कारण सीएम की रेस से पिछड़ जाते हैं तो फिर संभावना है कि उन्हें दिल्ली बुलाकर बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। एग्जिट पोल के मुताबिक सीएम पद की रेस में एकनाथ शिंदे का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। हालांकि उनके सामने एक ही रास्ता है, मतलब ये कि उनकी सरकार बिना बीजेपी के चल ही नहीं सकती। इसलिए उनका भविष्य बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हाथ में है और उन्हें बीजेपी से कोई खतरा भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के सीएम रहते भी एकनाथ शिंदे महत्वपूर्ण मंत्रालय का काम देख चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरह चुनाव के दौरान खुद को वो सीएम रेस से बाहर मानते आए हैं। एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, हमारा टारगेट है, फोकस है इस राज्य को आगे बढ़ाना। मुझे क्या मिला, इससे महाराष्ट्र को क्या मिलेगा, और इसीलिए पहले महायुति की सरकार थम्पिंग मेजोरिटी में लाना, ये हमारा फोकस है। महायुति के तीसरे सबसे प्रमुख सीएम पद का चेहरा अजित पवार हैं।
जिन्हें उनकी पार्टी के नेता लगातार किंग मेकर बता रहे हैं। अजीत पवार जी के बिना कोई सरकार महाराष्ट्र में बनेगी नहीं। अजीत पवार की किंग मेकर होंगे, मुद्दों पे सरकार बनेगी। अजीत पवार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। वैसे उनकी पार्टी से सीधे तौर पर किसी ने भी अजीत पवार को सीएम पद का चेहरा नहीं कहा है, यानी डिप्टी सीएम जैसा पद उन्हें सूट करता है और उनकी असली चुनौती भविष्य की रणनीति बुनने में है, जहां उन्हें अपने बेटे को राजनीति का बड़ा खिलाड़ी बनाना है। वो इस घड़ी का इंतजार भी कर रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी मुफ्त योजनाओं के सहारे मैदान में उतरी। आज पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो ये सभी मुफ्त की रेवड़ियां मिलनी बंद हो जाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार रेवड़ी की धूम है। आम आदमी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने के लिए रेवड़ी के भरोसे मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के चुनावी कैंपेन रेवड़ी पर चर्चा लॉन्च किया। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। तो जिन 20 राज्यों में जब नहीं है तो यहां भी नहीं देंगे, यहां भी बंद करेंगे। आम आदमी पार्टी की रेवड़ियों में उन्हीं योजनाओं को दोहराया गया है जो पहले से ही चली आ रही हैं। लेकिन इस बार महिला वोटरों को लुभाने के मकसद से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की भी बात कही गई है। हम आपको बताते हैं कि केजरीवाल की 6 फ्री रेवड़ी कौन कौन सी है। पहली है फ्री बिजली, नो पावर कट। दूसरी मुफ्त पानी। तीसरी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। चौथी मुफ्त शिक्षा। पांचवी मुफ्त दवा और इलाज। छठी बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा। पहली रेवड़ी है फ्री बिजली और नो पावर कट। दूसरा है मुफ्त पानी, अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा। चौथी रेवड़ी है आज दिल्ली के अंदर शानदार मोहल्ला क्लिनिक बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त मिलती हैं। पांचवी रेवड़ी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा, बस यात्रा। बुजुर्गों के लिए जो तीर्थ यात्रा की, तो ये 6 रेवड़ियां हम दे रहे हैं। इन 6 रेवड़ियों में से ज्यादातर तो अभी बंट ही रही हैं, लेकिन इन 6 से अलग एक 7वीं रेवड़ी भी है जिसका जिक्र सन्नाटे में किया गया है, और वो है महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा। और ये वादा इसलिए अहम है क्योंकि इसी तरह के वादे के दम पर बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जीत चुकी है। केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ी बांटने का वादा किया तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी का कहना है कि लोगों को रेवड़ियां तो नहीं, महंगी बिजली जरूर मिल रही है। 10 साल से आप इन लोगों का वोट लेकर इनका खून चूसते आए। तो अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा। ये सब समाज कल्याण योजनाएं जो भाजपा के हर राज्य में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी हो, जाके देख लीजिए, उस गुड गवर्नेंस के मॉडल को देख लीजिए। आपको बताते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मुफ्त की योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं। दिल्ली वालों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है, 20,000 लीटर तक मुफ्त पानी। राजधानी में डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा है और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराना भी शामिल है। कहानी का दूसरा पहलू भी है। दिल्ली जल बोर्ड का कर्ज 73,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। डीटीसी को 2023-24 में 2,666 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। यानी मुफ्त की रेवड़ी तो मट रही है, लेकिन साथ में दिल्ली घाटे का बोझ सहने पर भी मजबूर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया रेवड़ी अभियान। जिन कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी बताकर बीजेपी केजरीवाल पर निशाना साध रही थी, उन्हीं मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर अब केजरीवाल जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन्हें मुफ्त की जन कल्याणकारी योजनाएं चाहिए या नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।